हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि अगले 5 सालों में आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। और गाइस, ये 6 म्यूचुअल फंड सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 सेक्टर से काफी डिटेल में बात करने वाला हूँ और तीनों सेक्टर से दो म्यूचुअल फंड मैं चूज करके लाया हूं और आप सभी को बताने वाला हूं। और गाइस, ये सारे ही म्यूचुअल फंड आने वाले 5 सालों में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। कहने का मतलब ये गाइस कि ये तीनों ही सेक्टर आने वाले 5 सालों में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा एंड अल्टीमेटली जो स्टॉक है इन सेक्टर का वहां पे परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। एंड इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड इन सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं उन सारे म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आने वाले हैं अगले 5 सालों में। वहीं गाइस, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं देन आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं हर एक संडे को 5 से 6 बजे के शाम के टाइम में लाइव आता हूं और आप लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको रिव्यू करता हूं या फिर आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं या फिर आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करूं तो आप अपना क्वेश्चन या फिर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और काफी धमाकेदार तरीके से आईटीआर फाइलिंग शुरू हो चुका है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका आईटीआर फाइल करूं या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट आपका आईटीआर फाइल करे बेहतरीन तरीके से, इन दैट केस दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस क्योंकि मोटा मोटी जो 100 सब्सक्राइबर है उसके लिए ये ऑफर है यहाँ पे और ये ऑफर उनके लिए ही वैलिड होने वाला है। अगर आपका स्लॉट 100 के बाद आता है इन दैट केस आपके लिए ऑफर प्राइस एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। जो सैलरीड एम्प्लॉय है उनके लिए हम लोग सिर्फ 749 रुपीज ही चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप इस स्लॉट खत्म होने के बाद यानी कि 100 के बाद आप आएंगे तो आपका जो आईटीआर फाइलिंग का चार्ज है वो 1000 रुपीज भी हो सकता है या फिर 1500 रुपए भी हो सकता है। तो देरी मत कीजिए गाइस, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि अगले 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि भाई वो तीनों सेक्टर कौन कौन सा है जो कि आपके लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है अगले 5 सालों में। तो गाइस, बात करें तीनों सेक्टर का तो जो पहला सेक्टर है यहाँ पे उसका नाम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और गाइस, ये सेक्टर आने वाले सालों में या फिर कह लीजिए आने वाले 5 सालों में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है कि भाई जो इंफ्रा बूस्ट है कैबिनेट नोट फॉर मेगा रुपीज 76,200 करोड़ बादवन पोर्ट वीजे फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे देखे तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फुल्ली फोकस्ड है इंफ्रा को लेके और वहां पे स्पेंडिंग काफी तेजी से बढ़ रहा है। आगे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई कैबिनेट क्लियर्स 76,220 करोड़ मेगा सी पोर्ट ऑन वेस्ट कोस्ट। इसके बाद दिखने को मिल रहा है आपका कि बजट 2024-25 में विल द बजट फ्यूल मेट्रो एंड नमो भारत ट्रेन एक्सपेंशन। तो गाइस, इसकी वजह से भी देखे तो इंफ्रा डेवलपमेंट काफी शानदार तरीके से होने वाले हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है वहां पे काफी अच्छे तरीके से एक्सपेंशन होने वाला है। एंड अल्टीमेटली गाइस, जो लिस्टेड स्टॉक्स है इस सेक्टर का वहां पे परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होने वाला है एंड इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर का उसका भी परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन हो सकता है। और गाइस, लास्टली आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि भाई जो इंफ्रा इन्वेस्टमेंट है टू जंप 38% टू ₹15 ट्रिलियन बाय 2026, यानी कि 15% से बढ़ के 2026 तक ये 15 ट्रिलियन का हो जाएगा, ऐसा क्रिसिल का मानना है। तो गाइस, ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भाई आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सकता है। वहीं गाइस, बात करें दूसरा सेक्टर का यानी कि कंजम्पशन सेक्टर का या फिर कह लीजिए कंज्यूमर सेक्टर का, तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग काफी शानदार तरीके से होने वाला है। जो रूरल इकोनॉमी है पिछले 3-4 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है तो गवर्नमेंट का फोकस यहाँ भी है और यहाँ पे भी रिकवरी लाने
का जो कोशिश है कंटिन्यूड है गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे भी स्पेंडिंग होने वाला है। और अभी गाइस हाल फिलहाल में आपने कुछ न्यूज सुना होगा कि जो इनकम टैक्स है वहां पे मोटा मोटी 10 लाख या फिर 17 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। शायद 17 लाख ना हो लेकिन 10 लाख तक हो सकता है। और गाइस जिसकी वजह से जो डिस्पोजेबल इनकम है आपके हाथ में या फिर मेरे हाथ में, ये बढ़ के आने वाला है एंड अल्टीमेटली हम लोग इसको स्पेंड ही करेंगे। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर सेक्टर की कंपनी है वहां पे काफी शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। सिमिलरली बात करें गाइस पीएसयू सेक्टर का, तो यहाँ पे भी पीएसयू सेक्टर ने पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 34% के CAGR से ग्रो किया है और आने वाले 5 सालों में भी ये सेक्टर आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस ये 3 सेक्टर जो कि मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस हम लोग इन तीनों सेक्टर से दो म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का और देखते हैं यहाँ पे कि भाई वो 2 म्यूचुअल फंड कौन सा है जो कि आपके लिए अगले 5 सालों में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। सबसे पहले बात करें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए 2 फंड चूज करा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर से। पहला फंड है आपका क्वांट इंफ्रा फंड यानी कि क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है गाइस जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83.57% का। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 67.81% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71.92% का, ऑलमोस्ट 72% कह सकते हैं आप। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में हालांकि इन दोनों ही इंफ्रा फंड्स का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का तो इसका परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 3% कम दिखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं बात करें क्वांट इंफ्रा फंड का तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 83.5% का। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 38.26% का। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.07% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.95% का, ऑलमोस्ट 36% कह सकते हैं आप। तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही इंफ्रा फंड्स का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये है कि भाई दोनों फंड्स ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 ईयर रिटर्न तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड, जिसका परफॉर्मेंस मोटा मोटी 40% के आसपास में है पिछले 3 सालों की बात करते हैं तो। हालांकि गाइस इन दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के बीच में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, मोटा मोटी 2% से ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है क्वांट इंफ्रा फंड ने ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड को पिछले 3 सालों में। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.03% का। ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.56% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.37% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए अगेन क्वांट इंफ्रा फंड, जिसने पिछले 5 सालों में आपको मोटा मोटी 39% के CAGR से रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही बेस्ट इंफ्रा फंड का परफॉर्मेंस का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल क्वांट इंफ्रा फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। एंड पिछले 3 सालों में देखे तो मोटा मोटी 2% से ही अंडर परफॉर्म करा हुआ है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड को। तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम क्वांट इंफ्रा फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है अगर आप बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो वहीं गाइस बात करें इन दोनों ही फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट इंफ्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.33 का। बात करें गाइस ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.17 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.21 का।
तो गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का वोलेटिलिटी काफी कम रहता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि भाई उस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न का वोलेटिलिटी काफी कम दिखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्वांट इंफ्रा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब ये गाइस कि इस फंड का रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल रहता है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.47 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.18 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.82 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड्स का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस बात करें इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ शार्प रेशियो तो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए क्वांट इंफ्रा फंड, जिसका शार्प रेशियो मोटा मोटी 2.5 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। इससे यही पता चलता है कि भाई ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। बात करी गई अल्फा का, तो क्वांट इंफ्रा फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.96% का, मोटा मोटी 5% के आसपास में है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.94% का, मोटा मोटी 11% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.3% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखिए तो क्वांट इंफ्रा फंड का अल्फा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में बहुत बेहतर नहीं दिखने को मिल रहा था। और गाइस आपको बता दूं कि जितने भी रिस्क रेशियोज है यहाँ पे सारा का सारा रिस्क रेशियोज पिछले 3 साल का जो डेटा होता है उसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि उसी को बेस बना के कैलकुलेट किया जाता है। तो पिछले 3 सालों में अगर सारा डेटा बेहतर रहता है एक फंड का तो उसका रिस्क रेशियोज भी काफी अच्छा दिखने को मिल सकता है। वही चीज यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड के साथ दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका पिछले 3 सालों का नंबर अच्छा है तो इसका रिस्क रेशियोज का डेटा भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही इंफ्रा फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल क्वांट इंफ्रा फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, और ये फंड उनके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का रहता है। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न भी ठीक बनाना चाहते हैं, इन दैट केस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड आपके लिए भी काफी बेहतर हो सकता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट कंजम्पशन फंड के बारे में, या फिर कह लीजिए बेस्ट कंज्यूमर म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइस बात करें बेस्ट कंजम्पशन फंड के बारे में तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन कंजम्पशन फंड, सेकंड फंड है यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन कंजम्पशन फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.37% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.25% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.53% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही कंजम्पशन फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड दोनों फंड्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है, तो यहाँ पे ज्यादा फर्क है नहीं दोनों फंड्स के परफॉर्मेंस के बीच में। तो दोनों फंड काफी अच्छा है लास्ट 1 ईयर के बेसिस पे देखते हैं। तो बात करेंगे पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन कंजम्पशन फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.36% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.67% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.58% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही कंजम्पशन फंड्स का रिटर्न अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में अच्छा ही दिखने को मिल रहा है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे परफॉर्म करके दिया हुआ है दोनों ही फंड्स ने। तो यहाँ पे भी देखें तो पिछले 3 सालों का रिटर्न जो है उसके बीच में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है दोनों फंड्स की बात करते हैं। तो बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन कंजम्पशन फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.51% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.98% का, ऑलमोस्ट 21% कह सकते हैं आप। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.71% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों ही कंजम्पशन फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, अपने कैटेगरी से बेहतर है या फिर उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आपको बाकी जो सेक्टर है उसके कंपैरिजन में कंज्यूमर सेक्टर का परफॉर्मेंस आपको थोड़ा सा कम जरूर दिखने को मिल रहा होगा, क्योंकि गाइस पिछले 3 सालों में कंज्यूमर सेक्टर की जो कंपनियां है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था।
लेकिन गए जाने वाले 5 साल हो सकता है कि भाई जो कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियां हैं उसी के नाम हो सकता है, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट का जो तीसरा टर्म है यहाँ पे जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे काफी अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है। आपने हाल फिलहाल में कोई न्यूज देखा होगा कि भाई इनकम टैक्स में मोटामोटी 10 लाख या फिर 17 लाख के आसपास में भी टैक्स नहीं लगेगा। उस केस में क्या होगा कि भाई मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनके पास पैसे ज्यादा आएगा और उस पैसे को मार्केट में खर्च ही करेंगे। इसकी वजह से जो कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे बिक्री बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली जो स्टॉक प्राइस है ऊपर की तरफ जाएगा एंड जो म्यूचुअल फंड हाउस इन सारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे वहां पे अच्छा खासा रिटर्न बनने का जो चांस है काफी ज्यादा है। तो इसीलिए आने वाले 5 साल कंज्यूमर सेक्टर के लिए काफी शानदार हो सकता है, और या फिर आप ऐसा कह लीजिए कंज्यूमर सेक्टर के जो इन्वेस्टर है उनके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले 5 साल की बात करते हैं। तो गाइस ये तो बात किया हमने इन दोनों ही कंज्यूमर सेक्टर फंड्स के रिटर्न के बारे में। वही बात करी गई इन दोनों फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निपुण कंजम्पशन फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.84 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.09 का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.64 का। तो गाइस इन दोनों ही कंजम्पशन फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गाइस कि इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है अगर आप वोलेटिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का तो निपुण कंजम्पशन फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.54 का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.6 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.26 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो अगेन दोनों फंड का शार्प रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का तो निपुण कंजम्पशन फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.19% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल कंजम्पशन फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.93% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.18% का। तो गाइस इन दोनों कंजम्पशन फंड्स का अल्फा भी देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये दोनों फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6% से बीट करता है अगर आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही कंजम्पशन फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। आप इन दोनों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट पीएसयू सेक्टर म्यूचुअल फंड के बारे में। बात करें गाइस बेस्ट पीएसयू फंड के बारे में यानी कि वैसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनियां होता है वहां पे पैसे इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे भी मैंने 2 फंड चूज करा हुआ है आप सभी के लिए। पहला फंड गाइस आपके लिए यहाँ पे एसबीआई पीएसयू फंड, सेकंड फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड। एंड गाइस इन दोनों फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसकी कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में एसबीआई पीएसयू फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98% के आसपास में। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 85% के आसपास में। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 93% के आसपास में। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इन दोनों ही पीएसयू फंड्स का रिटर्न देखें तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में कम दिखने को मिल रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें एसबीआई पीएसयू फंड का तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है और इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 5-6% से बीट करा हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.41% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड 3 साल पुराना फंड है ही नहीं तो यहाँ पे कोई डेटा दिखने को आपको मिलेगा नहीं। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.28% का। तो गैस पिछले 3 सालों में एसबीआई पीएसयू फंड ने अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है, हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर दिखने को मिल रहा है। बात करें गैस पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.53% का। आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीएसयू फंड 5 साल पुराना फंड है ही नहीं तो यहाँ पे कोई डेटा आपको अगेन दिखने को नहीं मिलेगा। एंड बात करिए इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.06% का। तो गाइस एसबीआई पीएसयू फंड ने पिछले 5 सालों में भी अपनी कैटेगरी एवरेज को मोटा मोटी 3% से या फिर कह लीजिए 2.5% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है। और गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं या फिर मैंने ऑलरेडी आपको बताया होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई जो पीएसयू सेक्टर है पिछले 5 सालों में मोटा मोटी 34% के आसपास से ग्रो किया है, यानी कि 34% के जो CAGR है उसके बेसिस पे ग्रो किया है और आने वाले 5-6 साल भी इसके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो अगर आप
पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स में या फिर पीएसयू सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं तो काफी ज्यादा पैसे बनने का जो चांस है वो भी काफी ज्यादा हो जाता है। बात करेंगे जिन दोनों फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.52 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का कोई डेटा नहीं है। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.53 का। तो गाइस एसबीआई पीएसयू फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये मोटा मोटी अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही दिखने को मिल रहा है, 1 पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करेंगे शार्प रेशियो का, तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.52 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का कोई डेटा नहीं है। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.64 का। तो गाइस शार्प रेशियो देखें तो अगेन थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये गाइस कि इसका रिटर्न वैसे अच्छा तो रहता है लेकिन कैटेगरी ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके आपको देता है। एंड लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो एसबीआई पीएसयू फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका -3.15% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का कोई डेटा यहाँ पे नहीं है। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -0.7% का। तो गाइज अल्फा भी देखे तो बेहद शानदार देखने को नहीं मिल रहा है एसबीआई पीएसयू फंड का। तो गाइज ये रही बात आपका इन दोनों ही पीएसयू फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइज यहाँ पे देखे तो ओवरऑल एसबीआई पीएसयू फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं गाइज बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो ये भी बहुत अच्छा नहीं दिखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, मोटा मोटी कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं शार्प रेशियो का या फिर अल्फा का, तो ये दोनों नंबर बहुत अच्छा नहीं है इस पर्टिकुलर फंड का। तो मुझे लगता है कि भाई लास्ट 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे अगर आप जाना चाहते हैं तो एसबीआई पीएसयू फंड काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन गाइस मुझे लगता है कि भाई आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू फंड का भी रिटर्न काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि पीएसयू सेक्टर आने वाले टाइम में आपको मोटा मोटी 30-40% के आसपास में रिटर्न दे सकता है। यानी कि कह लीजिए 30-40% के आसपास में सीएजीआर से बढ़ सकता है ये पर्टिकुलर सेक्टर। तो अल्टीमेटली आपका पैसा यहाँ पे बनने वाला है। लेकिन गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई जो 3 सेक्टर हमने बात किया है आज के इस वीडियो में, उन तीनों सेक्टर में से कौन सा सेक्टर होगा जहां पे मैं पैसे डालूंगा, तो गाइस मेरा आंसर यहाँ पे ये रहेगा कि भाई मैं जाऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आने वाले 5 सालों में बेहद ही शानदार तरीके से होने वाला है। क्योंकि गाइस जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो काफी बाकी है अभी इंडिया में, और आने वाले 5 सालों में ये काफी दमदार तरीके से चलने वाला है। तो अल्टीमेटली अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 सालों में आपका पैसा काफी शानदार तरीके से बनने वाला है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे हमने बात किया 3 सेक्टर के बारे में जो कि काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है आपको अगले 5 सालों में। और गाइस यहाँ पे 3 सेक्टर से हमने 6 म्यूचुअल फंड के बारे में बात किया, और ये सारे ही म्यूचुअल फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करा हुआ है लास्ट के 1 से 2 सालों में। और गाइस आने वाले 5 सालों में भी ये सारे ही म्यूचुअल फंड काफी बेहतरीन तरीके से आपको पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आप अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन सारे म्यूचुअल फंड में से चूज कर सकते हैं कि भाई कौन सा फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। और गाइस अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं किस म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे लगता है कि भाई मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के जो म्यूचुअल फंड है वहां पे जाके इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आने वाले सालों में या फिर आने वाले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।